हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो ये हमारा चैप्टर 4 जिसका हम वर्ड टू वर्ड नहीं एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बट हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसका करने वाले हैं, यानी शॉर्ट एंड वेरी क्विक। सो ये चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू पीस, स्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जो आता है हमारी कंटेम्प्रेरी इंडिया के हेडिंग में। अब तक की हमने पढ़ा वर्ल्ड सिंस 1991। अब हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्प्रेरी? कंटेम्प्रेरी यानी प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट टाइम के इंडिया में हमें देखने मिल रही है चैलेंजेस टू पीस, स्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो पहला यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है उसके डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज होते हैं। सच अ डाइवर्सिटी अराइज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल फैक्टर। कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है अगर, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है व्यूज की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस होता है, वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तभी वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक है। जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। इस वजह से लोगों के पास बहुत सारी वजहें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिससे उनके व्यूज़ एक दूसरे से डिफर करते हैं। इंडिया में सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इंडिया में और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, जिससे हमारी ये जो डेमोक्रेसी की डाइवर्सिटी वाली सिचुएशन है वो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे कि कास्ट, रिलीजन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इन सारी वजहों से हमें अपने इंडिया में डिस्टर्बेंस देखने मिलता है, ठीक है, हमने विटनेस किया है। एग्रेरियन अनरेस्ट हो गया, लेबर अनरेस्ट, स्टूडेंट एगिटेशन, कम्युनल राइट्स, ऐसे कास्ट रिलेटेड वायलेंस हमें काफ़ी देखने मिलते हैं। और जब ऐसे वायलेंस और डिस्टर्बेंस हमें अपने कंट्री में देखने मिलते हैं, इससे हमें यही पता चलता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी गुड गवर्नेंस नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन है लॉज की। और मेजर फैक्टर है यही पब्लिक डिसऑर्डर का। पब्लिक डिसऑर्डर स्टेबिलिटी इम्पाइल्स करती है एक हारमोनियस स्टेट ऑफ सोसाइटी को। जो हारमोनियस स्टेट ऑफ सोसाइटी होता है वहाँ पे एब्सेंस होता है ऐसे डिस्टर्बेंस का, सच एस राइट, रिवॉल्ट, लॉलेसनेस। नेशन, नेशनलिज्म और स्टेट जैसे कंसेप्ट फंडामेंटल कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। नेशन, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोले, नेशन जो है उसका मतलब होता है एक स्पिरिचुअल पोजीशन। स्टेटहुड इज अ इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन। स्टेटहुड यानी लॉ जो होता है वो आप पे इन्फोर्स होता है, लेकिन जो नेशन है वो एक स्पिरिचुअल पोजीशन माना जाता है। नेशन इज अ कम्युनिटी दैट इज बाउंड टुगेदर बाय अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड वननेस। जब उनमें वननेस होती है तो वो चाहते हैं वो एक साथ रहें, और यही एक फैक्टर है जो नेशन बनाता है। फैक्टर्स जैसे कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सारी आइडेंटिटी मिल के एक नेशन को सेपरेट स्टैब्लिश करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें इंडिया पाकिस्तान, या ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो बाद में बांग्लादेश बना। तो ये इन फैक्टर्स को मद्देनजर रख के वो एक सेपरेट आइडेंटिटी अपनी स्टैब्लिश करते हैं इन द नेम ऑफ नेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है, ये जो नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ है इसका मतलब होता है कि एक बॉन्ड टुगेदरनेस का बिटवीन टू पीपल, बिटवीन पीपल। जब एक बॉन्ड होता है टुगेदरनेस का, उसको कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन इन अ सिंपल वर्ड। विथ रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर, यानी कौन किसका रिलीजन क्या है, कौन कैसा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी रेस क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नेशनल इंटीग्रेशन कंसेप्ट में। फीलिंग ऑफ वननेस, ब्रदरहुड एंड सोशल यूनिटी अंडर कम्युनिटीज और सोसाइटी इन अ कंट्री इज नोन एज नेशनल इंटीग्रेशन। फिर आता है एक वर्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल इंडियन पासपोर्ट का आप एग्जांपल ले लें। इंडियन पासपोर्ट लेके अगर आप वर्ल्ड में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? इंडियन की होगी। तो ये है नेशनलिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग क्या होता है? नेशन बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, वो अभी हम पढ़ेंगे, रोल ऑफ स्टेट में आता है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे एक सोसाइटी, लोगों की जो सोसाइटी होती है वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्स ओरिजिन्स, डाइवर्स हिस्ट्रीज, डाइवर्स लैंग्वेज, डाइवर्स कल्चर, रिलीजन, ये सारे जब एक साथ रहते हैं, ये सारे जब एक साथ रहते हैं एक नेशन में, all these together within the boundaries of a sovereign state with a unified constitution, इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी एक है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इंडिया का। इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, बट हमारा एक नेशन है, हम एक टेरिटरी में रहते हैं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये चीज़ हमें टुगेदर लाती है, यही चीज़ हमें यूनिफाइड करती है। हमारा लीगल डिस्पेंसेशन एक है, हमारा नेशनल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एक है, हमारा इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमी जो है वो शेयर्ड है। तो ये सारी चीज़ एक नेशन बिल्डिंग करती हैं। नाउ यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट। स्टेट का रोल क्या है? स्टेट का रोल कैसे डिटरमाइन होता है? स्टेट का रोल इन वैल्यूज, एक स्टेट में, एग्जाम्पल इंडिया में नेशनलिज्म की कितनी वैल्यू है, सेक्युलरिज्म की कितनी वैल्यू है, डेमोक्रेसी की कितनी वैल्यू है, डेवलपमेंट की कितनी वैल्यू है, इससे एक नेशन का, एक स्टेट का रोल हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे स्टेट का जो रोल है वो डिस्क्राइब होता है। फर्स्ट है स्टूडेंट पीस एंड ऑर्डर, यानी किसी भी स्टेट को इंश्योर करना है कि उसकी सोसाइटी में पीस और ऑर्डर रहे। ये एक कोर रोल होता है किसी भी स्टेट का, एक पर्पस होता है ताकि उसके स्टेट में प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि जब शांति रहेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन रहेगी। जब राइट्स रहेंगे, जब
डिस्प्यूट्स रहेंगे तो लोग आपस में लड़ेंगे और इससे जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है वो थ्रेटन होती है। तो ये है रोल ऑफ स्टेट का। सेकेंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हमारी जो स्टेट है उसको जो कॉमन पीपल है उनके लाइफ में इंटरफेयर करना पड़ता है ताकि वो प्रमोट कर सके इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ वुड इंश्योर इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारे नेशन में तभी किसी की भी वेलबींग अच्छी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी लोगों की वेलबींग इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है नेशन बिल्डिंग, जो अभी हमने अच्छे से पढ़ा कि नेशन बिल्डिंग क्या होती है। नेशन बिल्डिंग यानी जब एक टेरिटरी में, एक सॉवरेन टेरिटरी में डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी के बावजूद लोग एक टेरिटरी में रह रहे हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन उनका है, एक उनकी आइडेंटिटी है इंडियंस की, और एक ही उनका लॉ है, एक ही उनका नेशनल एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ जो यूनिफाइड करती हैं लोगों को, ये बनाता है नेशन बिल्डिंग। सेकंड, फिर फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारा गवर्नेंस, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज द स्टेट ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है हमारी, जिससे हमें वोटिंग का अधिकार मिला है, इससे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नेंस जो है वो इन्वॉल्व कर रही है, यानी लोगों का इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट में हो रहा है, और ये एक रोल है गवर्नमेंट का जिससे गुड गवर्नेंस जानी जाती है, और इसे हम अलग वर्ड में डेमोक्रेटाइजेशन और पार्टिसिपेटरी स्टेट भी कहते हैं। लास्ट यहाँ पे दिया स्टूडेंट वेलफेयर। वेलफेयर रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। वेलफेयर यानी भलाई, सोशल वेलफेयर यानी लोगों की भले के लिए। तो ये सारी चीज़ जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारे इंडिया में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जो ट्राइबल एरियाज है, जो ट्राइब्स हैं, या जो पुअर फार्मर्स हैं, उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो प्रोग्राम्स है, जो एप्लीकेशन हैं, ये सारी चीज़ भी एक रोल है स्टेट का कि वो इंश्योर करे ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्टर है वो ज़्यादा सफ़र ना करे। The values of nationalism, secularism, democracy, and goals, economic development and social change are essentially those associated with nation building. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, की कुछ लाइंस हैं यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। नेशनल इंटीग्रेशन कैन नॉट बी बिल्ड by brick or mortar. It cannot be built by chisel or hammer. It has to grow silently in the minds and hearts of man. यानी ये हम नेशनल इंटीग्रेशन को बना नहीं सकते हैं किसी भी मटेरियल चीज़ से। नेशनल इंटीग्रेशन तभी ग्रो होगा जब लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ साइलेंटली ग्रो करेगी। यानी इससे हम साफ साफ देख सकते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन एक साइकोलॉजिकल, या हम कह सकते हैं इमोशनल और स्पिरिचुअल चीज़ है। नेशनल इंटीग्रेशन डज नॉट वाइप आउट दी इंडिविजुअल ग्रुप आइडेंटिटी। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरा नेशन नहीं ख़त्म करेगा, वो वाइप आउट नहीं करेगा, क्योंकि मैं हिंदू के साथ साथ इंडियन हूँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम के साथ साथ इंडियन हूँ। यानी मेरी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, ठीक है, जो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है रिलीजन वाली या कल्चर वाली, वो चीज़ मेरा नेशन वाइप आउट नहीं कर रहा है। इंस्टेड मैं उसके साथ अपनी नेशनल आइडेंटिटी कैरी कर रही हूँ, विच इज़ ऑफ इंडियन। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल दिया है, मेल्टिंग पॉट एंड सैलड बॉल। तो मेल्टिंग पॉट जो है स्टूडेंट वो अमेरिका का दिया है। अमेरिका भी एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बट अमेरिका में मेल्टिंग पॉट है, यानी जो भी अमेरिका में आता है, नो मैटर वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो अमेरिका के पॉट में आके वो सब अमेरिकन कल्चर में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, वो अपना जो ओरिजिनल कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं और अमेरिका का जो कल्चर है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक सैलड बॉल है, यानी यहाँ कोई भी आता है वो अपनी आइडेंटिटी लेकर आता है, और रहते तो वो साथ में है, लेकिन अगर आप सैलड में कैसा होता है, कुकुम्बर है, कैरेट है, बीटरूट है, वो सब एक बोल में साथ में है, लेकिन अगर आप कैरेट उठाओगे तो वो कैरेट ही रहेगी, कुकुम्बर उठाओगे तो कुकुम्बर ही रहेगा। तो ये है इंडिया का एग्जाम्पल कि यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी आपकी जो है वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को वाइप आउट नहीं करती है। यू हैव टू कैरी बोथ देम अलोंग। अब स्टेट का रोल क्या है नेशनल इंटीग्रेशन में, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रमोट यूनिटी अमंग द कल्चरल एंड सोशल डाइवर्स ग्रुप्स लिविंग इन अ सिंगल टेरिटोरियल यूनिट, यानी जो सिंगल एक यूनिट में, एक टेरिटरी में जो डाइवर्स ग्रुप रहता है उनके बीच में एकता प्रमोट करना, यूनिटी प्रमोट करना, ये नेशनल इंटीग्रेशन का स्टेट का एक रोल है। सेकेंड है स्टैब्लिश नेशनल अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट पॉलिटिकल यूनिट्स और रीजन विद डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड सोशल ग्रुप्स, यानी डिस्टिंक्ट अलग अलग सोशल ग्रुप और कल्चरल ग्रुप के लिए नेशनल अथॉरिटी जो है पॉलिटिकल यूनिट्स रीजन्स में डेवलप करे, स्टैब्लिश करे। थर्ड है स्टूडेंट स्टैब्लिश अ डायलॉग बिटवीन स्टेट अथॉरिटी एंड द पीपल अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ द लाइफ ऑफ कंडीशन। फोर्थ है इन्वॉल्व सर्टेन वैल्यूज एंड गोल्स दैट वुड हेल्प मेंटेन सोशल ऑर्डर, ऐसे वैल्यूज और गोल्स को लाना जिससे सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, ये सारी चीज़ जो है नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करती है स्टेट के। यहाँ पे आपसे पूछा डिस्कस इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट और सैलड बॉल, तो ये आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिया सैलड बॉल है तो कैसे है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको समझाया। अब नेशनल इंटीग्रेशन को समझने के लिए कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन चीज़ों की वजह से हम यूनाइटेड हैं, यूनिफाइड हैं। ठीक है, कॉमन सिटीजनशिप, अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरी सिटीजनशिप महाराष्ट्रियन की नहीं होगी। मैं इंडिया के बाहर जा रही हूँ तो मुझे कोई पूछेगा अगर तुम कहाँ से, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं पहले बोलूँगी कि मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में कहाँ से हूँ तो मैं बोलूँगी मैं महाराष्ट्र से हूँ। सो ये है कॉमन सिटीजनशिप, यानी इंडिया में इतने स्टेट्स हैं बट हम सबकी सिटीजनशिप एक ही है, वो है इंडिया।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इससे हम देख सकते हैं कि इतने डाइवर्स होने के बाद भी हमारी यूनिटी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स एक हैं, ठीक है, सबके लिए। फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन, एक जो नेशन को लेके एक जो फीलिंग होती है, पेट्रियाटिक फीलिंग होती है, वो एक डिटरमाइन करता है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को। अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग ऑल द डाइवर्स कम्युनिटीज। सेक्युलरिज्म, यानी हम अलग अलग रिलीजन के हैं, हम अलग अलग कल्चर के हैं, हम अलग अलग हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल वी आर लिविंग टुगेदर। ये दिखाता है कि हम सेक्युलर हैं। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, हमारा जो है वो सेक्युलरिज्म है। सिक्स्थ है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है और सबको कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली बताया गया है वो। तो ये सारी चीज़ों से हम देख सकते हैं कि हमारे स्टेट में नेशनल इंटीग्रेशन इस तरीके से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ बैकग्राउंड बताया गया है कि इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है और नेशनल इंटीग्रेशन तक इंडिया कैसे आया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या हर्डल्स आए हैं, तो वो क्विकली हम एक्सप्लेन करते हैं। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने सेवरल प्रॉब्लम्स देखी। इन प्रॉब्लम में आता है इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, सोशल इनइक्वालिटी। नेशनल मूवमेंट जो था इंडिपेंडेंस के लिए, उसने इंडिया को प्रोवाइड किया वैल्यूज एंड गोल्स दैट वर टू बी द बेसिस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी जब नेशनल मूवमेंट था इंडिपेंडेंस के लिए, जो नेशनल मूवमेंट चलाया गया, उससे ही हम देख सकते हैं नेशन बिल्डिंग की भावना। यानी नेशनल मूवमेंट में सिर्फ हिंदू नहीं थे या सिर्फ मुस्लिम नहीं थे या सिर्फ क्रिश्चियन नहीं थे, उसमें हम देख ही नहीं रहे हैं किसकी कास्ट क्या है, किसका नाम क्या है, किसकी क्रीड क्या है, किसका रेस क्या है, किसका रिलीजन क्या है। हम सब साथ में अपने नेशन के लिए फाइट कर रहे थे फॉर द इंडिपेंडेंस, और ये था हमारा बेसिस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इंडिपेंडेंस के बाद वैल्यूज जैसे नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को हमारा गोल रखा गया विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। जो फर्स्ट टास्क था इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद, वो था प्रिजर्व करना और स्ट्रेंथन करना उनकी यूनिटी को। इंडियन यूनिटी कुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, ये कहा गया। इट हैड टू बी स्ट्रेंथन बाय रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज रीजनल एथनिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है सबको रिकॉग्नाइज करते साथ हमें अपना यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथन करना है। डेमोक्रेसी जो है, तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉब्लम तो थी, सबको एक रखना है, तो इसके लिए ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाना था जिससे सब एक रहें। तो फर्स्ट चीज़ जो थी वो डेमोक्रेसी लाना, यानी डेमोक्रेसी में एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक यूनिफाइड लॉ होगा, यूनिफाइड रूल्स होंगे सबके लिए, तो इससे जो है नेशन इंटीग्रेटेड रहेगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी वॉज द कंसिडर एज democracy was considered essential for promoting national integration, bringing about social change. It believed that economic development and the democratic political order with social change would help in reducing poverty and removing caste and gender inequality. जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था इंडिया का, उसने डेलिबरेट स्टेप लिए ताकि जो हमारा इंडिया है वो इंटीग्रेटेड रहे। वन वॉज द स्ट्रक्चरल, एक है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट स्टूडेंट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और एक है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और इनके तो आइए पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल डायमेंशन क्या है। स्ट्रक्चरल डायमेंशन में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे किया गया है हमारे डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात हो रही है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बैलेंस बिटवीन नेशन यूनिटी एंड रीजनल sectional aspiration are seen in some of the following features. First है core structure. National constitution was the creation of डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी डेमोक्रेसी जो हमारी बनाई गई वो अडल्ट फ्रेंचाइज पर बनाई गई। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी जो वोटिंग का अधिकार हमें दिया गया है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी इससे हम गवर्नमेंट में फुल पार्टिसिपेशन लेते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड फेडरल स्ट्रक्चर, यानी हमारी गवर्नमेंट जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर में है, हैराकी है यहाँ पे, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर आती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस। तो इससे जो है हमारा जो गवर्नेंस वाला सिस्टम है वो ईजी हो गया है, और क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुआ है, इसलिए नेशन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस वहाँ थोड़ा कम और स्टेट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस स्टेट में ज़्यादा रखा है। पंचायत राज अमेंडमेंट्स आए 1990s में विद द हेल्प ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। थर्ड है स्टूडेंट लैंग्वेज। लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट कल्चरल आइडेंटिटी है इंडिया में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारा स्टेट जो है लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड हुआ है, रीऑर्गेनाइज्ड हुआ है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लैंग्वेज हिंदी रखनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब देखा कि लोग नहीं उस पर अग्री कर रहे हैं और काफ़ी डाइवर्सिटी है इस चीज़ में, तो जो हमारी लैंग्वेज है, जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया। जो हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है, उसके हेल्प से जो सर्विसेज में वैकेंसी होती है उसमें लोग जाते हैं थ्रू दैट एग्जाम। उस चीज़ की यहाँ बात की है कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, ठीक है। यहाँ स्टेट ब्यूरोक्रेसी भी और सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में भी लोग जा सकते हैं। फिफ्थ है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, यानी 1961 में फर्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बैठाई गई, जिससे हम जो कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, यानी ये सारी चीज़ें जो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं उस पर वहाँ पे डिस्कशन हो और उसको रिजॉल्व करें, तो इसलिए ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल रखी गई। सिक्स्थ है स्टूडेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे बुक में, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हमारे बुक में दी रहती हैं।
जैसे स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड इंटीग्रिटी, डिफेंड आवर कंट्री, ये सारी चीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में ऐड की गई थी। और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा 11th जो है हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी उसमें ऐड की गई थी। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जिससे नेशनल इंटीग्रेशन जैसी चीज़ को स्ट्रक्चर किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट साइकोलॉजिकल डायमेंशन, यानी इमोशनल डायमेंशन। नेशनल इंटीग्रेशन एक स्ट्रक्चर तो उसको हमने दे दिया, लेकिन जो भी हमने सर्वपल्ली राधाकृष्ण का हमने कोट पढ़ा उसमें उन्होंने क्या किया, ये माइंड और हार्ट में ही बिल्ड हो सकता है। तो स्ट्रक्चर तो हमने उसे कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया यूनिफाइड करने के लिए, लेकिन अब ये लोगों के ऊपर है कि वो उसे कितना साइकोलॉजिकली अप्रूव करते हैं। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन ने साथ में किया था, वो पॉलिटिकली और इमोशनली उन्होंने अपने नेशन को इंटीग्रेट किया था और कॉमन फ्रेमवर्क के द्वारा पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी। The emotional or psychological integration also promoted through such symbols like national song, national flag, national anthem, national emblem, national bird, national animal and so on. तो ये थे दो डायमेंशन, स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल, और यू कैन से इमोशनल डायमेंशन। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको क्लियर हो। देयर शुड बी नो डाउट इन बिटवीन, क्योंकि हमने वेरी क्विकली एंड वेरी ब्रीफली हमने ये सारी चीज़ों को समझा है।